Hello, dear students. Today we have to cover the chapter 15 of NCERT, that is polymers. It is a part of general chemistry. It is not a very important chapter for the JEE Advanced, but CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से नीट से और जेई मेंस में इंपॉर्टेंट है. एटलीस्ट एक क्वेश्चन जरूर आता है जेई मेंस एंड नीट में पॉलीमर्स का. तो स्टार्ट करते हैं इसको. तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे इसके कंटेंट्स क्या क्या हमने इस चैप्टर में करना है. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, देन टाइप ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमर्स की टाइप्स क्या होती है. आफ्टर दैट वी विल डू द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स. देन नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर्स क्या होती हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स. और सबसे एंड में करेंगे कंबशन इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स. तो ये सब कंटेंट हमने स्टडी करना है. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं. तो पॉलीमर्स होते क्या हैं. दीज आर द हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस consisting of large number of repeating structure units derived from the simple molecules. पॉलीमर्स बेसिकली क्या है. दीज आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास है. बनते कैसे हैं, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें अनसेचुरेशन या कोई फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, वो आपस में मिलके ज्वाइन होके इनको पॉलीमर्स को फॉर्म करते हैं. तो ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स या छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको बोलते क्या है. These are called the monomers. The simple molecules which combine to give polymers are called the monomers. And the process by which the simple molecules are converted into polymer is called the polymerization. जिस प्रोसेस से ये कंबाइन होके एक पॉलीमर को फॉर्म करते हैं उसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज करो हमने पॉलीथीन की फॉर्मेशन करनी है. तो पॉलीथीन किससे बनता है. इट इज फॉर्म फ्रॉम द इथाइलिन या इथीन, इससे बनता है. तो होता क्या है, अगर इथीन मॉलिक्यूल को आप देखो तो इसमें एक अनसेचुरेशन प्रेजेंट है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. तो मैं यहाँ पर डबल नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स को शो कर लेता हूँ. लाइक मैंने इस तरीके से इनको शो कर लिया. अब इन सभी में अनसेचुरेशन है, सभी में डबल बॉन्ड है. तो जब इसको एक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या होगा, यहां से ये डबल बॉन्ड जो है ये रिमूव हो जाएंगे. इट विल बी रिमूव्ड एंड यहाँ पर इनकी ज्वाइनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी. इसका एक मैकेनिज्म होता है जिसको आगे स्टडी करेंगे, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. पर अभी आप इतना समझिए लेमन लैंग्वेज में कि यहाँ से ये डबल बॉन्ड जो है वो रिमूव हुए और ये आपस में ज्वाइन कर गए. तो इस किस्म की एक लॉन्ग चेन को उन्होंने फॉर्म कर लिया. अब इस लॉन्ग चेन का जो रिपीटिंग यूनिट है वो ये पार्ट है कि ये वाली जो चीज है CH2 ये हमेशा रिपीट हो रही है. तो दिस इज द रिपीटिंग यूनिट. तो इस तरीके से इसको शो कर देते हैं कि CH2CH2N. यहाँ पर N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए और ये CH2CH2N, दिस इज द रिपीटिंग यूनिट. तो पॉलीमर को इस तरीके से हम शो करते हैं. तो इस तरीके से हम पॉलीमर को फॉर्म करते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन. अब यहाँ पर मैंने इथीन मॉलिक्यूल के लिया जिसमें अनसेचुरेशन है, बट मैं एक ऐसा मॉलिक्यूल भी ले सकता हूँ जिसमें के फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे कि इथिलीन ग्लाइकोल या इथाइल ग्लाइकोल. तो ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को शो करता है. उसकी डिटेलिंग हम आगे करेंगे. बट दिस इज द बेसिक ऑफ पॉलीमराइजेशन के अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन करके एक लार्जर मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं विच इज कॉल्ड द पॉलीमर. और इसको मैक्रो मॉलिक्यूल भी बोलते हैं. सो दिस इज द बेसिक ऑफ पॉलीमराइजेशन. आगे चलते हैं. पॉलीमर्स करना है. दो टाइप के पॉलीमर्स होते हैं. वन इज द होमोपॉलीमर, सेकंड इज द कोपॉलीमर्स. इनकी डिटेलिंग करते हैं. सबसे पहले इसमें आता है होमोपॉलीमर. नाम से क्लियर है, होमो मतलब सेम टाइप के. ए पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम वन टाइप ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड द होमोपॉलीमर. इसमें एक टाइप के मोनोमर्स ही होंगे. जैसे पॉलीथीन की बात करते हैं तो पॉलीथीन क्या है, इट इज ए होमोपॉलीमर ऑफ मोनोमर इथीन. इथीन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के क्या बनाता है, पॉलीथीन. छोटे छोटे इथीन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के और एक बड़ा पॉलीमर पॉलीमर बनाया, पॉलीथीन. इस पॉलीथीन को बोलेंगे होमोपॉलीमर. फिर आते हैं कोपॉलीमर. कोपॉलीमर में क्या है, दिस इज अ पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम द टू और मोर डिफरेंट मोनोमर्स. दो या दो से ज्यादा होंगे, वो आपस में जुड़ेंगे, एक नया पॉलीमर क्रिएट करेंगे, उसको बोलेंगे कोपॉलीमर या मिक्स पॉलीमर. जैसे नायलॉन 6,6 होता है, इट इज ए कोपॉलीमर. किससे बनता है, हेक्सामिथिलीन डाइमाइन, NH2CH2 6NH2. वन मोनोमर इज दिस. और दूसरा क्या होता है, एडपिक एसिड, COH CH2 4 COH. तो इन दोनों को के जब ये आपस में कंबाइन होते हैं, ज्वाइन होते हैं,
तो एक नया पॉलीमर बनता है, दैट इज द नायलॉन 66। तो दिस इज ए कोपॉलीमर क्योंकि ये दो से बना। ओके, तो दिस इज द बेसिक टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर। आगे चलते हैं, फिर आती है इसकी क्लासिफिकेशन, इट इज इंपॉर्टेंट। जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स है वो 4 तरीके से कैटेगराइज होती है। सबसे पहले तो होती है बेस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ सोर्स, कि उनका सोर्स क्या है, कि पॉलीमर्स का सोर्स क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है। नेचुरल पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है। दूसरा आता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, कि उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, लीनियर पॉलीमर्स, ब्रांच चेन पॉलीमर्स, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। तीसरा आता है बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि उनके अंदर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी अवेलेबल है। उसमें इलास्टोमर है, फाइबर्स है, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग है। एंड नेक्स्ट वन इज द बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, के उनमें पॉलीमराइजेशन किस टाइप की है। वन इज द एडिशन एंड सेकंड इज द कंडेंसेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एडिशन एंड कंडेंसेशन बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर दीज टू, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, अब इनकी हम डिटेलिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन, जो नंबर वन क्लासिफिकेशन है, दैट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ ओरिजिन या अवेलेबिलिटी। उनका ओरिजिन है, पॉलीमर कहाँ से आया, या उसकी अवेलेबिलिटी कैसे हो रही है। ठीक है, हमें कैसे वो मिल रहा है। तो 3 कैटेगरी है, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। तो इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है नेचुरल पॉलीमर्स। तो जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, द पॉलीमर्स ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड द नेचुरल पॉलीमर्स। ऐसे पॉलीमर्स जो हमें नेचर से मिले, प्लांट्स एंड एनिमल्स से, उनको बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर्स। ठीक है, जैसे स्टार्च हो गया, जो स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट्स में होता है, सेलुलोज हो गया, प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, नेचुरल रबर, ये सारे के सारे कहाँ से होते हैं, ये हमको नेचर से मिलते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स। उसके बाद में सेकंड आता है सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स का मतलब क्या है, द पॉलीमर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज और इन द इंडस्ट्रीज। ये या तो लेबोरेटरीज में प्रिपेयर होती है, इंडस्ट्रीज में, उनको बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। इनको मैन मेड पॉलीमर्स भी बोलते हैं, जैसे पॉलीथिलीन या पॉलीथीन, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, टेरिलीन। ये सारे के सारे या तो लेबोरेटरीज में या इंडस्ट्रीज में, तो इनको सिंथेटिक पॉलीमर्स भी बोलते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या हैं, दीज आर द पॉलीमर्स मोस्टली ड्राइव फ्रॉम द नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स बाय स्मॉल केमिकल मॉडिफिकेशन। ये जो नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स होते हैं, उनमें हम स्मॉल केमिकल मॉडिफिकेशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो उसमें पहले आता है सेलुलोज डाई एसीटेट पॉलीमर, एंड सेकंड इज द वल्कनाइज्ड रबर। देखो, जो रबर नॉर्मली होती है वो सॉफ्ट होती है, वल्कनाइज्ड रबर में करते हैं सल्फर को ऐड कर देते हैं। इसकी डिटेलिंग आगे आएगी, अभी सिर्फ थोड़ा सा बता रहा हूँ। ऐसे जो सेलुलोज डाई एसीटेट पॉलीमर होता है, सेलुलोज जो नेचुरली पॉलीमर होता है, उसमें थोड़ा एसिटिक एसिड को मिलाते हैं, तो हल्की सी मॉडिफिकेशन करी तो वो सेलुलोज डाई एसिटेट पॉलीमर बन गया। जो घटिया क्वालिटी का कपड़ा होता है, वो सेलुलोज डाई एसिटेट पॉलीमर का बना होता है। आगे चलते हैं, फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑन द पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, जो पॉलीमर है वो किस किस्म की स्ट्रक्चर का है। तो उसकी 3 कैटेगरी हैं, सबसे पहले लीनियर, फिर ब्रांच चेन, फिर क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर्स। ये 3 कैटेगरी में हम इनको डिवाइड करते हैं। तो इसकी डिटेलिंग करते हैं। सबसे पहले आते हैं लीनियर पॉलीमर्स। दीज आर द पॉलीमर्स इन विच मोनोमेरिक यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग एंड लीनियर चेन। अब इसमें क्या होता है, जो मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं वो आपस में लिंक होते हैं, ताकि एक लॉन्ग एंड लीनियर चेन जो है फॉर्म हो जाए। ठीक है, छोटे छोटे जो होते हैं वो लीनियर चेन में होते हैं, जैसे हाई डेंसिटी पॉलिथीन या पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब हाई डेंसिटी पॉलिथीन का मतलब क्या है, कि जैसे CH2, 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 CH2। नाउ दिस इज ए लॉन्ग यूनिट, ये एक लॉन्ग यूनिट चलता जा रहा है, इसके नीचे भी एक ऐसी ही लॉन्ग यूनिट होगी। अब ये लीनियर चेन होगा, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, एक ही चेन इस तरीके से चलती जा रही है। तो इस किस्म के
पॉलीमर्स को हम बोलते हैं लीनियर पॉलीमर्स। इनमें जो ये मोनोमेरिक लिंक है ये आपस में ज्वाइंट है टू फॉर्म लॉन्ग एंड लीनियर चेन, कोई बीच में ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस नहीं है। तो उसके एग्जांपल हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी इसके एग्जांपल है। फिर सेकंड इसमें आता है ब्रांच चेन पॉलीमर्स। जो ब्रांच चेन पॉलीमर्स होते हैं इनमें क्या होता है, जो मोनोमर्स होते हैं दे आर जॉइंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन विद साइड चेन्स और ब्रांच ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। यहाँ पर ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, जो मोनोमर्स होते हैं वो एक ब्रांच को फॉर्म करते हैं और डिफरेंट लेंथ्स की होती है। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, वहां पे अगर ब्रांचिंग होगी तो ऑब्वियसली डेंसिटी क्या होगी उसकी कम होगी, क्योंकि ब्रांचिंग से गैप बढ़ जाते हैं। तो इसका एग्जांपल है लो डेंसिटी पॉलिथीन, ग्लाइकोजन या स्टार्च। देखो स्टार्च की हमने जो स्ट्रक्चर की थी, एक अमाइलोज होता था, अमाइलोपेक्टिन होता था। अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच से इंट्रोड्यूस होते थे, तो वहां पे ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस होती थी C1 एंड C6 में। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ब्रांच चेन। जैसे लो डेंसिटी पॉलिथीन है, इसका एग्जांपल लेते हैं। लो डेंसिटी पॉलिथीन में क्या होता है, दिस इज अ CH2, CH, यहाँ पर ना एक ब्रांचिंग इस किस्म से इंट्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, एक ऊपर इसके ऐसे यहाँ पर ब्रांच लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है, वेरियस किस्म की एक ब्रांच जो है वो इंट्रोड्यूस होगी। अब ये ब्रांच जो है ये यूनिफॉर्म ही होती है, डिफरेंट बॉन्ड उसकी हो सकती है लेंथ की। तो उसकी वजह से क्या होगी, जो डेंसिटी होगी वो कम होगी। देखो जितना ब्रांचिंग होगा उतना इनमें आपस में क्या होगा, ये आपस में कंबाइन नहीं हो सकती, एक के ऊपर नहीं आ सकती, एक के ऊपर एक फिट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर दीज आर द ब्रांचेस, इसके ऊपर भी एक ऐसी ब्रांच होगी तो आपस में फिट प्रॉपरली नहीं हो सकती। तो देयरफॉर जो पॉलिथीन होगी वो लो डेंसिटी की होगी, क्योंकि पैकिंग दैट इज नॉट प्रॉपर। यही हाल ग्लाइकोजन का है, यही हाल स्टार्च का है। थर्ड आता है क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स। ये ब्रांच चेन से थोड़े अलग है। इनमें क्या फर्क है, दीज आर द पॉलीमर्स इन विच मोनोमर यूनिट्स आर क्रॉस लिंक टुगेदर टू फॉर्म ए थ्री डायमेंशनल नेटवर्क। देखो अब यहाँ पर एक चेन ऐसी है, दूसरी चेन ऐसी है, तीसरी, इनमें आपस में लिंकेज है, ये ब्रांच नहीं है, दीज आर नॉट ब्रांचिंग। ठीक है, यहाँ पर एक चेन जा रही है, दूसरी चेन, यहाँ पे क्रॉस लिंक फॉर्म है, दिस इज अ क्रॉस लिंक, आपस में जोड़ रहा है इसको। ठीक है, दिस इज नॉट ए ब्रांच। ब्रांच में क्या होता है, वो आपस में जुड़ती नहीं है, पर यहाँ पे जुड़ रही है। तो और ये थ्री डायमेंशन में होता है। ठीक है, दीज आर क्रॉस लिंक टू फॉर्म ए थ्री डायमेंशन नेटवर्क। एग्जांपल इसका बैकलाइट है, मेलामैन, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन है, दो इसके ये एग्जांपल हैं। तो दीज आर द क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर्स। इसकी डिटेलिंग आगे करेंगे, बैकलाइट या मेलामाइन। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। उनके अंदर किस किस्म के मॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं पॉलीमर्स को। तो उसकी चार कैटेगरी है। सबसे पहले आता है इलास्टोमर, उसका एग्जांपल ब्यूना एस, ब्यूनाइन या नियोप्रीन है। सेकंड आते हैं फाइबर्स, तो इसका एग्जांपल नायलॉन 66, पॉलिएस्टर्स है। थर्ड आते हैं थर्मोप्लास्टिक्स, इसके एग्जांपल पॉलीथीन, पीवीसी एंड पॉलीस्टाइरीन है। एंड लास्ट इज द थर्मोसेटिक पॉलीमर्स, इसके एग्जांपल बैकेलाइट, यूविया, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन है। इनकी डिटेलिंग को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आती है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या होते हैं, दीज आर रबर लाइक solids and have with elastic properties. In these elastomeric polymers, the polymer chains are held together by weakest intermolecular forces. वो weakest intermolecular forces कौन होते हैं, वो लंदन फोर्सेज होती हैं। इनमें बेसिकली लंदन फोर्सेज प्रेजेंट है। अब वो लंदन फोर्सेज की वजह से क्या होता है, these weak binding forces permit the molecule to be stretched. देखो इनमें मॉलिक्यूल्स में क्या इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं। देखो मोस्ट ऑफ द रबर्स जो हैं वो इलास्टोमर्स हैं। रबर को आप खींचते हो तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है। उसमें वीकएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं कि हल्का सा खींचा बाद में वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया। अब उसके एग्जांपल क्या है, ब्यूना एस, ठीक है, ब्यूना एन, ये सब रबर्स हैं। नियोप्रीन भी क्या रबर, जितनी भी रबर्स हैं वो सारी की सारी क्या है, दीज आर द इलास्टोमर्स। इनमें लंदन फोर्सेज प्रेजेंट है।
फिर सेकंड आता है इसमें फाइबर्स। फाइबर्स में क्या होता है, फाइबर्स आर द थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स which possess high tensile strength and high modulus. These characteristics can be attributed to strong intermolecular forces like hydrogen bonding. These stronger forces are led to the close packing of chains and impart crystalline structure. The examples are polyamide nylon 66, polyester, styrene. देखो यहाँ पर क्या है, जो फाइबर्स होते हैं वो थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स होते हैं। एक थ्रेड मिल मिल के क्या बनाता है, सॉलिड को बनाता है। इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और हाई मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। इनके अंदर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कौन से हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हमने जब न्यूक्लिक एसिड्स किया था तो वहां पे CONH बॉन्ड आता था, ठीक है, CONH बॉन्ड। नीचे भी यहाँ पर CONH बॉन्ड आएगा। तो अगर CONH बॉन्ड आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इट विल फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, दिस इज पार्शियल बॉन्डिंग। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगी। नाउ दिस इज वन थ्रेड, दिस इज वन थ्रेड, ये थ्रेड और थ्रेड मिलके क्या बनाते हैं, एक सॉलिड को फॉर्म करते हैं। अब इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ। एग्जांपल इसका क्या होता है, जो नायलॉन थ्रेड्स होते हैं, नायलॉन थ्रेड्स का एग्जांपल मैं आपका अगर देता हूँ, तो जो हम घर में रस्सियां बांधते हैं, नायलॉन की रस्सियां होती हैं, रोप्स, ठीक है, जो कपड़े सुखाने के काम आती हैं, वो कुछ ऑरेंज कलर की होती हैं, जो काफी ब्राइट कलर होता है। देखो वो थ्रेड होता है, अगर आप उस रस्सी को कभी कभी आपने खोला हो तो वो सिंगल सिंगल करके थ्रेड उसका निकलता है। पर अगर आप उस थ्रेड को स्ट्रांगली वाइंड अप करते हो तो इट बिकम्स ए सॉलिड। होता वो थ्रेड है, पर अगर आप उसको अच्छी तरह वाइंड अप करते हो तो वो इतना हार्ड सॉलिड बन जाता है कि उसको अगर आप पंच करोगे या उसको मतलब कट करने की कोशिश करोगे तो इट विल बी वेरी वेरी सॉलिड। थ्रेड मिल मिल के एक सॉलिड को बनाते हैं, थ्रेड से एक सॉलिड बनता है और सॉलिड की जो नेचर होती है वो क्रिस्टलाइन होती है। तो ऐसा कौन से हैं, पॉलीमाइड्स हो गए, नायलॉन 6 इसमें अमाइड लिंकेज होती है, पॉलिएस्टर टेरिलीन हो गया, उसमें एस्टर लिंकेज होती है। सो जो फाइबर्स हैं उनमें क्या होगा, आपके इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। आगे चलते हैं, फिर आते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक में क्या है, दीज आर द लीनियर और स्लाइटली ब्रांच लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग and hardening or cooling. These polymers possess intermolecular force of attraction intermediate elastomers and fibers. Some common examples are polythene, polystyrene, polyvinyls. अब थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप इनको हीट करते हो तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं और कूल करते हो तो हार्डन हो जाते हैं। अब इनमें जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो डाइपोल डाइपोल होते हैं, लंदन भी होते हैं, डाइपोल डाइपोल दोनों होते हैं, पर हायर देन इलास्टोमर्स पर लेसर देन फाइबर। फाइबर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, डाइपोल डाइपोल होती है या स्ट्रॉन्ग लंदन फोर्सेस होते हैं। तो होते इलास्टोमर से ज्यादा है। एग्जाम्पल इनके क्या हो गए, पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, पॉलीविनाइल हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या है, थर्मोप्लास्टिक। देखो पॉलीथीन है, पॉलीथीन को अगर हम हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, उसको रिसाइकल भी कर सकते हैं। यही हाल पीवीसी का होता है, पीवीसी को अगर हीट करते हो तो वो मेल्ट हो जाता है और जब उसको कूल करेंगे तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। फिर आते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं ये क्या होते हैं, दीज पॉलीमर्स ये हाईली क्रॉस लिंक्ड होते हैं, हैवीली ब्रांच मॉलिक्यूल्स होते हैं which undergo extensive cross-linking in molds and again become infusible. These cannot be reused. Some common examples are bakelite, urea formaldehyde, resin. Bakelite की स्ट्रक्चर दी हुई है। अब ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स का मतलब क्या है, देखो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है आपका बैकलाइट। बैकलाइट क्या होता है, स्विचेस होते हैं जो घर में आप यूज करते हैं, लाइट स्विचेस, वो बैकलाइट के बने होते हैं। अब ये बनता है कैसे है कि हमने इसका इंग्रेडिएंट लिया, ठीक है, हमने रिएक्टेंट्स लिए, उनको हमने मोल्ड्स के अंदर डाला। मोल्ड्स मतलब क्या है, एक किस्म का पैटर्न होता है, जैसे हमने स्विच बनाना है तो स्विच का एक पैटर्न होगा, उसको बोलते हैं मोल्ड। उसमें हमने लिक्विड मटेरियल को डाल दिया, ठीक है, बाद में वो सॉलिडिफाई हुआ तो स्विच हमको मिल गया। नाउ अब प्रॉब्लम क्या है, इस स्विच को अगर मैं हीट करके मेल्ट करता हूं तो प्लास्टिक की तरह या पॉलिथीन की तरह ये मेल्ट नहीं होगा, ठीक है, ये क्या होगा, डीकम्पोज हो जाएगा। मतलब मैं इसको रीयूज नहीं कर सकता। जो बैकलाइट, जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे सपोज करो आपने कोई बैकलाइट का स्विच लगाया हुआ है घर में,
और कोई स्पार्किंग होगी, वो स्विच जो है वो काला पड़ गया या वो मेल्ट कर गया ड्यू टू सम शॉर्ट सर्किट, तो उसको आप रीयूज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी कि उसको आप मतलब किसी उसमें डालोगे फर्नेस में और बाद में उसको फिर बैकलाइट की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लोगे, वो डिकम्पोज हो गया। इट कैन नॉट बी रीयूज। पॉलीथीन को हम रीयूज कर सकते हैं, पर ये जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैं, बैकलाइट हो गया, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का एग्जांपल बताता हूँ। जो अनब्रेकेबल क्रॉकरी होती है जो घर में यूज करते हैं, मतलब अनब्रेकेबल क्रॉकरी का मतलब क्या है कि जो मेलामाइंस के हमने वो कहते हैं कि ना जो जो फ्रेंडली हैं उसके, दिस वन, जो माइक्रोवेव में हम गर्म कर लेते हैं, वो अनब्रेकेबल क्रॉकरी बोलते हैं। वो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड की बनी होती है। उसका मतलब ये नहीं कि वो अनब्रेकेबल है, वो हाथ से नीचे गिर जाए, जैसे बोन चाइना की प्लेट है, तो हाथ से नीचे गिर गई वो टूट जाएगी, फटाफट टूट जाएगी, तो वो टूटेगी नहीं अनब्रेकेबल क्रॉकरी। पर अगर आप उसको हैमर से हिट करोगे फिर तो टूट ही जाएगी। वहां पे अनब्रेकेबल का मतलब ये है कि गिर जाए हाथ से तो टूटती नहीं है। तो वो मेलामाइन की बनी होती है। अगर वो आपकी खराब हो जाए, सपोज करो गैस पे रखा वो मेल्ट कर गई, तो उसको रीयूज करके वापस आप नहीं कन्वर्ट कर सकते उसमें, यूरिया फॉर्मेल रेजिन में। वो एक बार डिकम्पोज होगी तो डिकम्पोज होगी। इनमें क्या होती है, इनमें क्रॉस लिंकिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड से भी ऊपर होते हैं। जैसे ये बैकेलाइट है, बैकेलाइट के स्ट्रक्चर को आगे डिटेल में करेंगे। यहाँ पर CH2 आपको दिखाई दे रहा है, तो ये इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में क्रॉस लिंकिंग को फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर एक क्रॉस लिंकिंग एटम्स के बीच में होगी, कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे, तो देयर फोर इट विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। एक बार ये बन गया उसके बाद में ये रीयूज नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस के उसको बनाने का तरीका क्या है, किस तरीके से बना। दो टाइप के पॉलीमर्स होते हैं, एडिशन पॉलीमर्स एंड सेकंड वन है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो स्टडी करते हैं इसको। सबसे पहले तो इनमें डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स में डिफरेंशियल पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहला है तो डिफरेंट मोनोमर्स ऐड टू फॉर्म ए पॉलीमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट एज दैट ऑफ स्टार्टिंग मोनोमर्स। देखो मोनोमर्स को हमने लिया, उनको हीट किया, आपस में जुड़ के उन्होंने एक नया पॉलीमर बना लिया। मॉलिक्यूलर मास फार्मूला में कोई चेंज नहीं होएगा, जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था सेम ही रहेगा। इसका सिंपल एग्जांपल क्या है कि जैसे सपोज करो इथी वो है, इथीन है, CH2 दिस इज द इथीन। इससे क्या बना, CH2 रिपीटिंग यूनिट। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो कुछ चेंज नहीं बना, हाँ डबल बॉन्ड से सिंगल हो गया, पर जितने कार्बन एटम है उतने ही रहे, जितने हाइड्रोजन है उतने रहे। तो दिस इज द सिंपल एडिशन के रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट का और मोनोमर का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। पर कंडेंसेशन के प्रॉब्लम में क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स कंबाइन विद लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स H2NH3 NH2 form a polymer having molecular formula of the repeating structure unit different that of starting monomers। यहाँ पर पंगा क्या पड़ता है, हमने जो यहाँ पर यूनिट्स लिए, जो रिएक्टेंट्स लिए, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ और होगा, जो कि रिपीटिंग यूनिट है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ और होगा, वो सेम नहीं होगा। रीजन बीइंग यहाँ पर कोई ना कोई मॉलिक्यूल का लॉस होता है, H2 का लॉस हो गया, NH3 का लॉस हो गया, HCl का लॉस हो गया, तो जो पॉलीमर बनेगा ऑब्वियसली उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ डिफरेंट ही होगा। सेकंड पॉइंट है नथिंग इज लॉस ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमर में कुछ भी लॉस नहीं होता, जबकि कंडेंसेशन में स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक H2O NH3 RCl ROH आर लॉस्ट। इसमें एडिशन पॉलीमर में जनरली वन होता है मोनोमर, ये जरूरी नहीं है, मोर देन वन भी हो सकता है, जनरली वन होता है, ठीक है। उनमें हमें एक कभी नहीं होगा, हमेशा दो मोनोमर्स होंगे। फिर थर्ड केस है द मोनोमर्स आर जनरली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इसमें जो मोनोमर्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं एडिशन में। उनमें क्या होता है, कंडेंसेशन में फंक्शन ग्रुप्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा फंक्शन ग्रुप होंगे। इसके एग्जांपल पॉलीथीन हो गया, पॉलीप्रोपिलीन हो गया, PVC हो गया। और कंडेंसेशन के एग्जांपल है नायलॉन 6 स्टेरिलीन बैकेलाइट। अब ये काम कैसे करते हैं, ये कैसे होता है, इसको आगे स्टडी करते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, उसको आगे देखते हैं।
तो ये जो बनते हैं यहाँ पर दो टाइप की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है। एक तो होती है एडिशन पॉलीमराइजेशन, उसको चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। तो नाम से क्लियर है, ये किसको बनाएगा, ये बनाएगा एडिशनल पॉलीमर्स को। इट विल फॉर्म द एडिशनल पॉलीमर्स। और जो कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ है, ये किसको बनाएगा, ये बनाएगा आपके कंडेंसेशन पॉलीमर्स को। तो इनको स्टडी करते हैं डिटेल में। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले आती है एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। चेन ग्रोथ का मतलब क्या है कि इसमें चेन ग्रो करती है, छोटी से बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। एडिशन मतलब धीरे धीरे एडिशन होती रहती है। तो इसका मैकेनिज्म कौन सा है, इसका है फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म इसमें फॉलो होता है। तो इसको एग्जांपल मिलते हैं इथीन से। तो द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टू पॉलीथीन कंसिस्ट ऑफ ए हीटिंग और एक्सपोजिंग टू लाइट ए मिक्सचर ऑफ इथीन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड इनिशिएटर। हमने क्या किया, इथीन ले लिया, लार्ज नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स, उसमें थोड़ा बेंजोइल पेरोक्साइड को मिक्स कर दिया और उसको हीट किया। तो होगा क्या, द प्रोसेस स्टार्ट्स विद द एडिशन ऑफ फिनाइल फ्री रेडिकल। सबसे पहले फिनाइल फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। फिर एक जो इथीन डबल बॉन्ड पे अटैक किया फिनाइल फ्री रेडिकल में, फिर एक बड़ा रेडिकल फॉर्म हुआ, उसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। फिर उस जो रेडिकल है, एज दिस रेडिकल रिएक्ट्स विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ इथीन अनदर बिग साइज रेडिकल इज फॉर्म। उस रेक्टिव रेडिकल ने दूसरे इथीन मॉलिक्यूल पर अटैक किया, तो एक और बड़ा रेडिकल फॉर्म हुआ। फिर उस बड़े रेडिकल ने दूसरे पे अटैक किया इथीन मॉलिक्यूल पे, और बड़ा रेडिकल हुआ। इन सभी स्टेप्स को बोलते हैं चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। फिर एटलीस्ट कुछ जब 200-400 मॉलिक्यूल या हजारों मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए, तो उसके बाद में एट सम स्टेज द प्रोडक्ट रेडिकल दस फॉर्म एक्ट विद अनदर रेडिकल। फिर दो बड़े रेडिकल मिलके एक पॉलीमराइज प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। अब इसको मैं रिएक्शन के तरीके से समझाता हूँ। दिस इज द मैकेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन। देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले आता है चेन इनिशिएशन स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो हुआ क्या, दिस इज द बेंजोइल पेरोक्साइड, इसको मैंने हीट कर रहा हूँ या यूवी रेस का यूज कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे होमोलिटिक फ्यूजन होगा। होमोलिटिक फ्यूजन का मतलब क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास में, इसका इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास में। तो यहाँ पर बेंजोइल फ्री रेडिकल बना। आपको ये पता है बेंजोइल फ्री रेडिकल में क्या होती है, आपकी रेजोनेंस होती है। तो यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा। दिस इलेक्ट्रॉन ये इसके पास चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास में। तो यहाँ पर फिनाइल फ्री रेडिकल एंड CO2 फॉर्म हुआ। अब ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल है, इसने अटैक करना है इथीन मॉलिक्यूल पे, और ये वाला यहाँ पर फॉर्म हो गया। तो ये क्या बन गया, C6H5CH2CH2 रेडिकल। दिस इज अ बिग रेडिकल। अब इस फिर आता है चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप, ये फ्री रेडिकल बन गया। अब इस फ्री रेडिकल ने फिर अटैक करना है थीन पे, ये बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। तो इट विल बी फॉर्मिंग द C6H5CH2CH2CH2 रेडिकल। ठीक है, ये बन गया आपका। फिर आगे और ये बड़ा रेडिकल बनेगा, ठीक है, इसमें बनाया। तो ये आपके दिस इज द रेडिकल, ये बिगर रेडिकल बनता गया, ऐड होते गए, बनता गया बनता गया। अब आगे क्या होगा, अब इसमें आगे ये होगा, यहीं पे समझाता हूँ। फिर आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, ये एक बड़ा रेडिकल है C6H5CH2CH2 एंड CH2CH2 रेडिकल। दिस इज द वन थिंग। और दूसरा इस किस्म का ही रेडिकल इसके आगे आएगा, CH2 रेडिकल, CH2CH2 एंड C6H5।
ठीक है, तो ये आपस में रेडिकल मिलकर क्या बनाएंगे, C6H5 CH2 CH2 ट्वाइस N CH2 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 एंड C6H5। तो ये यहाँ पे चेन रिलेशनशिप हो गया। अब यहाँ पे जो N की वैल्यू होती है वो डिपेंड करता है कि आपकी रिएक्शन की कंडीशंस क्या है और कितने आपने मॉलिक्यूल्स लिए हैं। इट मे बी 1000 टू 2000, पर आप जितनी ज्यादा क्वांटिटी लोगे तो उतना ज्यादा आपका ये नंबर बढ़ता जाएगा। तो दिस इज द फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन एक्शन। इसमें मैकेनिज्म पूछते हैं सीबीएसई में, बट मेरे ख्याल से अभी सीबीएसई सिलेबस में है नहीं, तो इतना मैकेनिज्म आएगा नहीं। इसमें सिर्फ यही पूछेंगे कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है। अब इसमें प्रिपरेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स के यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स जो है उसके एग्जांपल जो है वो बताए गए हैं। जस्ट होल्ड फॉर वन। जो सबसे इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर है, सबसे पहले उसमें आता है पॉलीथिलीन या पॉलीथीन। तो इसमें दो टाइप्स हैं। तो फर्स्ट इज अ लो डेंसिटी पॉलीथीन, इसको LDPE भी बोलते हैं। कई बुक्स में आपको LDPE ये भी दिखेगा। दूसरा होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HDPE। नाम से क्लियर है कि एक में लो डेंसिटी होगी पॉलीथीन की, दूसरे में हाई डेंसिटी होगी। तो ये बनते कैसे हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले लो डेंसिटी पॉलीथीन की बारी आती है। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग द प्योर इथिलीन या इथीन टू 350 टू 550 केल्विन अंडर हाई प्रेशर 1000 to 2000 atmosphere in the presence of traces of oxygen 0.03 to 0.1 और peroxide initiator catalyst will initiate polymerization। अब जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है उसको कैसे बनाते हैं। हमने प्यूरिथीन लिया, उसको अंडर हाई प्रेशर 1000 टू 2000 एटमॉस्फेयर प्रेशर हीट किया और पेरोक्साइड डाला, तो क्या बनेगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन। इसमें ब्रांचिंग जरूर होगी क्योंकि ये लो डेंसिटी पॉलीथीन है, तो इस किस्म की ब्रांचिंग इसमें होगी। CH2 CH2। हालांकि रिपीटिंग में ऐसा है, पर यहाँ पर इसकी कुछ ना कुछ इस किस्म की ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस होगी। ओके, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं तो मोस्टली तो दिस इज द रिपीटिंग यूनिट, पर कुछ यहाँ पर ब्रांचिंग जरूर इसमें इंट्रोड्यूस होंगी, तो उसकी वजह से इसकी जो डेंसिटी है इट विल बी लो। अब इसके यूजेस क्या हैं, व्हाट आर द यूजेस। यूजेस दे आर इंपॉर्टेंट। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस कंटेनर्स। जो कंटेनर्स होते हैं लो क्वालिटी के, डिस्पेंसिंग बॉटल्स हो गया, वॉश बॉटल्स हो गया, ट्यूबिंग, प्लास्टिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स। ठीक है, मोस्टली जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं उसमें LDP को यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। देखो यहाँ पे इस किस्म का एक सिंबल लगा होता है, जैसे 4 है। 4 का मतलब है कि इसकी जो क्वालिटी है दैट इज बेटर। 1 वाला बहुत पुअर है, 5 तक होता है, 5 वाला काफी फाइन क्वालिटी का होगा। ठीक है, ये LDP लगा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द LDP, ये है। ठीक है, दीज आर द प्लास्टिक बैग्स। तो जहां पे डेंसिटी कम है, लो डेंसिटी है, एक तो ये सॉफ्ट होगी। ठीक है, दिस इज सॉफ्ट, दिस इज सॉफ्ट, दिस इज सॉफ्ट। तो ये नेचुरली जब डेंसिटी कम है तो इट विल बी सॉफ्ट इन नेचर। दूसरा, इसमें ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग की वजह से ही लो डेंसिटी है। फिर सेकंड आता है आपका हाई डेंसिटी पॉलिथीन। हाई डेंसिटी पॉलिथीन में क्या होता है, इसकी कैसे फॉर्मेशन होती है। इसको हम इथीन को हीट करते हैं हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट में, लाइक CCl4 ले लिया या CH2Cl2 ले लिया। टेम्परेचर होता है 333 केल्विन टू 343 केल्विन अंडर ए प्रेशर ऑफ 6 to 7 एटमॉस्फेयर in the presence of a catalyst such as the triethyl aluminum and titanium chloride known as the Ziegler-Natta catalyst। एक यहाँ पर जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज करते हैं टू फॉर्म द HDPT। अब ये ट्राईथाइल एल्यूमिनियम का मतलब क्या है, इट इज द
C2H5 थ्राइस Al प्लस TiCl4। ठीक है, ये हमने यूज किया, इसको बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। टेम्परेचर इज 333 to 343 केल्विन एंड एटमॉस्फेयर इज 6 to 7 एटमॉस्फेयर। तो क्या बना, इट फॉर्म्स द पॉलीथीन। तो पॉलीथीन फॉर्मेशन होगी, और ये कौन सी है, दिस इज द HDPE। ठीक है, ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन इथीन है। आगे चलते हैं। ठीक है, इसके यूजेस क्या हैं, यूजेस क्या हैं, इसको पैकेट्स बनाने में यूज करते हैं। हार्ड होती है, इट इज वेरी हार्ड, क्योंकि डेंसिटी हाई है तो हार्ड होगी। शैम्पू बॉटल्स, केमिकल कंटेनर्स, पाइप सिस्टम, मिल्क जग्स, रिसाइकलिंग बिन्स या डस्टबिन। जो डस्टबिन होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। जो ये कंटेनर्स हो गए, जैसे शैम्पू की बॉटल्स होगी, ठीक है, ये भी हार्ड होती हैं, इजीली ये टूटती नहीं है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में होता है। नॉर्मली बकेट्स हो गया, मिल्क जग्स हो गया, डस्टबिन हो गया, बहुत हार्ड होते हैं। तो जितना हार्ड मटेरियल होगा उतना हाई डेंसिटी पॉलिथीन होगा। तो ये इसके यूजेस है। ऐसे HDPE लिखा होता है, देखो मैंने आपको बताया था या तो HDP होगा या HDPE लिखा होगा। आगे चलते हैं। फिर आता है पॉली टेट्राफ्लोरोथेन, टेफ्लॉन बोलते हैं इसको, PTFE बोलते हैं। तो इट इज द एडिशनल पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथिलीन, CF2 डबल बॉन्ड CF2, दिस इज अ टेट्राफ्लोरोइथिलीन। इसका जो एडिशनल पॉलीमर है उसको बोलते हैं टेफ्लॉन। ओके, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोइथिलीन विद ए फ्री रेडिकल और परसल्फेट, या तो फ्री रेडिकल यूज करते हैं या परसल्फेट। परसल्फेट का मतलब क्या है, इट इज द H2S2O8। तो यहाँ पे दिस इज अ परसल्फेट। अमोनियम परसल्फेट हो गया NH4S2O8 एट हाई प्रेशर्स। हाई प्रेशर्स और हाई हीट पे, हाई टेम्परेचर पे टेट्राफ्लोरोइथीन को हमने हीट किया, तो क्या मिला हमको, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, PTFE। देखो TFE तो उसका मोनोमर है, एंड PTFE इज द पॉलीमर, और उसका कमर्शियल नेम क्या है, टेफ्लॉन। नाम सुना होगा। अब इस टेफ्लॉन के या PTFE के यूजेस क्या हैं, तो जो इसके यूजेस है, नॉन स्टिक पैन कोटिंग, ये इसका मेजर यूज है। जितना नॉन स्टिक पैन कोटिंग है वहां पे इसको यूज करते हैं। कारपेट ट्रीटिंग फॉर स्टेन रेजिस्टेंस, कुकवेयर में यूज करते हैं। जो कारपेट होता है उसकी जो नीचे वाली लेयर होती है स्टेन रेजिस्टेंस की, कि उस पर कोई दाग वगैरह गिर जाए तो खराब ना हो, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। पेंट में टेफ्लॉन को यूज करते हैं। होम एंड गार्डन प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। कैथेटर्स में यूज करते हैं। कैथेटर्स क्या होता है, जिसको यूरिन प्रॉब्लम होती है तो वहां पे इसको कैथेटर्स को यूज करते हैं। आर्टिफिशियल लिम्स एंड बॉडी पार्ट्स में भी यूज कर लेते हैं। कोटिंग ऑफ सर्जिकल बेड्स में यूज करते हैं। सर्जिकल इम्प्लांट्स में यूज कर लेते हैं PTFE को। तो ये फ्लोरो पॉलीमर टेप है। ठीक है, दिस इज द कोटिंग। ये टेफ्लॉन रॉड है। इसका एक डिसएडवांटेज है, ये जो 300 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है। अब आप जहाँ पे कुकिंग कर रहे हो, जहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको रिक्वायर्ड है, इससे कम है, वहां पे तो ये कुकिंग कर लेगा। पर खुदा ना खास्ता आपने कोई ऐसी रोस्टिंग कर रहे हो, कोई टर्की को रोस्ट कर रहे हो जहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर चाहिए, तो वहां पे ये जो नॉन स्टिक कोटिंग है ये डीकम्पोज हो जाती है। तो PTFE वहीं पे कामयाब है जहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम है। इससे ऊपर क्या होगा, ये डीकम्पोज हो जाएगी। तो 300 डिग्री सेल्सियस इज द लिमिटेशन। फिर उसके बाद में आता है पॉली अक्राइलोनाइट्राइल पैन, या इसको ऑर्नल बोलते हैं, ऑर्लॉन। ऑर्लॉन इज अ कमर्शियल नेम। अब ये क्या है, इट इज अ पॉलीमराइज प्रोडक्ट ऑफ विनाइल साइनाइड। विनाइल साइनाइड क्या चीज है, दिस इज द CH2CHCN, ये विनाइल साइनाइड है। तो इसकी जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो क्या मिलता है हमको, अक्राइलोनाइट्राइल, या ऑर्लॉन बोलते हैं। सॉरी, पॉली अक्राइलोनाइट्राइल, या उसको ऑर्लॉन बोलते हैं। कैसे होता है, इसको एक कैटलिस्ट, पेरोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो ये बन गया। ठीक है, पैन, शॉर्ट नेम इज पैन, CH2CHCN। इस तरीके से बॉन्ड ये खुल के, तो दिस इज द रिपीटिंग यूनिट। अब इसका यूज क्या है, यूजेस इसके हैं, इसको हम बोलते हैं सिंथेटिक वूल्स। ठीक है, ये सब वूल की सब्स्टिट्यूट में यूज होती है। इट इज यूज इन द इवनिंग वेयर, स्पोर्ट्स फैब्रिक एंड रेन वेयर। ठीक है, जो बरसाती बनाने में या रेन वेयर बनाने में इसको यूज करते हैं। ठीक है, इवनिंग वियर जो होते हैं ये, उनको बनाने में, स्पोर्ट्स फैब्रिक में यूज करते हैं। इसका
जो स्टेपल फाइबर है उसको हम आवर कोटिंग या टॉप कोटिंग या ड्रेस फैब्रिक्स को बनाने में यूज करते हैं, वॉशेबल वुवन स्पोर्ट्स वेयर को। अब इसका ना एक यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्योर वूल होती है वो गर्म होती है, पर उसका एक डिसएडवांटेज है, वो जो इंसेक्टिसाइड्स हैं या फंगाई है उससे इजीली इफेक्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है। जबकि जो ये टैन है या ऑर्लॉन है, जो सिंथेटिक वूल है, इट इज कॉल्ड द सिंथेटिक वूल। इसका ये एडवांटेज है कि इस पे जो है इंसेक्टिसाइड या फंगाई का कोई नहीं है। तो जो आर्टिफिशियल स्वेटर्स होते हैं, जिसको बोलते हैं ना आर्टिफिशियल स्वेटर है या ऑर्लॉन का बना हुआ है, वो खराब नहीं होते। बट अगर आपने प्योर वूल का लिया है और कहीं ह्यूमिडिटी आ गई उसके अंदर, तो इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट्स नॉन इंसेक्ट्स या फंगाई का उस पर अटैक हो जाएगा और वो खराब हो जाएगा। तो वो उसका डिसएडवांटेज है। तो ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट पर प्योर वूल है, हालांकि ये उतनी गर्म नहीं होती जितनी प्योर वूल गर्म होती है, बट खराब नहीं होती। लाइफ जो है इसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू द नेचुरल वूल। आफ्टर एडिशन पॉलीमर्स हमने करने हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। इनको बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। नाउ इसमें कंडेंसेशन का मतलब क्या है? कंडेंसेशन का मतलब होता है जुड़ना। इट इज ज्वाइनिंग विद द लॉस ऑफ ए स्मॉल मॉलिक्यूल। सो इसमें रेपिटेटिव कंडेंसेशन होती है। दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन जनरली इन्वॉल्व्स ए रेपिटेटिव कंडेंसेशन बिटवीन टू बायफंक्शनल मोनोमर्स। अब ये बायफंक्शनल मोनोमर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए दो होने चाहिए, सिंगल से काम नहीं चलेगा, इट शुड बी बायफंक्शनल। तो बायोफंक्शनल जैसे ये है, इथिलीन ग्लाइकोल है, यहाँ पर भी OH लगा हुआ है, यहाँ पर भी OH लगा हुआ है, तो इट इज अ बायोफंक्शनल मोनोमर। ऐसे टेरिथैलिक एसिड है, यहाँ पर COH लगा हुआ है, यहाँ पर COH लगा है। अगर एक ही COH लगा होगा फिर काम नहीं चलेगा, तो उसका रीजन क्या वो भी बताऊंगा। पर ये बायोफंक्शनल या ट्राईफंक्शनल मोनोमर्स होने चाहिए, एटलीस्ट बायोफंक्शनल तो होने ही चाहिए। These polycondensation reaction may result in the loss of simple molecules such as water, alcohol, and lead to the formation of high molecular mass condensation polymers. In this reaction, the product of each step is a bifunctional species, and the sequence condensation goes on. Each step produces a distinct functionalized species and is independent of each other. This process is called a step growth polymerization. अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको आगे समझाता हूँ। एक यहाँ पर जो टेरिलीन या डेक्रोन बनता है वो कैसे बनता है? इथिलीन ग्लाइकोल का यूज करते हैं, टेरिथैली का यूज करते हैं, तो ये आपस में कंडेंस होकर टेरिलीन और डेक्रोन को बनाते हैं। अब ये प्रोसेस होता कैसे है उसको समझते हैं। जैसे ये रिएक्शन लिखा हुआ है, अब इसको समझो कि इसका ये जो ये दिस इज अ पॉलीमर, ये कैसे आया? देखो ध्यान से, पहले मैं एक मॉलिक्यूल को लिखता हूं, OH CH2 CH2 OH। यहां पर मैंने लिखा OH CO देन C6H5। मैं बेंजीन को बना नहीं रहा, C6H5 लिख रहा हूँ, इट शुड बी C6H4 COOH। अब पहले स्टेप में क्या होगा, OH यहां से जाएगा, सॉरी OH यहां से जाएगा, H यहां से जाएगा, तो ये इस किस्म की कंडेंसेशन हुई। OH यहां से गया, H यहां से गया, तो ये आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। तो क्या बनेगा, इट शुड बी OH CH2 CH2O CO C6H4 COOH। तो जो पहली कंडेंसेशन रिएक्शन है, यहाँ पर लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ये आपस में जुड़ गए, यहाँ से H गया, यहाँ से OH गया, ये आपस में जुड़ गए, यहाँ पर एक एस्टर लिंकेज जो है वो क्रिएट होगी। तो पहली कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसे हुई। देखो अगर सपोज करो यहाँ पर OH नहीं होता, यहाँ पर COH नहीं होगा, तो ये रिएक्शन रुक जाएगी। अब आगे क्या होगा, मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, OH CH2 CH2 O CO C6H4 COOH। मैंने इसको लिख लिया। नाउ दिस इज द OH पार्ट। ये किससे कंबाइन होगा, ये COH से कंबाइन होगा। तो मैं यहाँ पर टेरिथैलिक एसिड को लिखता हूँ C6H4
COOH, COOH, एंड यहाँ पे क्या है, दिस इज अ COH ग्रुप, तो इससे ये किसके साथ में कंडेंस होगा, OH के साथ में, OH CH2 OH। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां से OH जाएगा, यहां से H, तो यहां से लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सिमिलरली यहां से OH गया, यहां से H गया, ठीक है, तो यहां से लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब नया आपको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, पहले मैं इसको लिख रहा हूं, CH2 O CO C6H4 CO, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, O CH2 OH, ठीक है, इस पार्ट को मैंने लिखा है, ठीक है, ये चीज होगी। अब यहाँ पे लिखते हैं, इतना तो आ गया, इसके आगे वाला क्या होगा, CO C6H4 COOH। अब फिर आपको यहाँ पर COH मिल रहा है, यहाँ पर OH मिल रहा है, तो ये किसके साथ कंबाइन होगा, ये कंबाइन होगा COH के साथ में, टेरिथलिक एसिड के साथ में, और ये किसके साथ कंबाइन होगा, ये होगा ग्लाइकोल के साथ में, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल के साथ में। फिर आगे ये चलता जाएगा, तो ये प्रोसेस हमेशा चलता जाएगा, ठीक है। पहले आपको ये मिला, दिस इज द कंडेंसेशन प्रोडक्ट, फिर आपको ये मिला, ठीक है, ऐसे ऐसे इसकी ग्रोथ होती जाएगी, इसको बोलते हैं स्टेप ग्रोथ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द स्टेप ग्रोथ। ये चेन ग्रोथ नहीं है, दिस इज स्टेप ग्रोथ, इसको बोलते हैं हर स्टेप पे ये बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से इसकी कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आपको पूछता है कि व्हाट इज द रिपीटिंग यूनिट, जैसे ये टेरिलिन डेक्ट्रॉन का लिखा हुआ है, दिस इज द रिपीटिंग यूनिट। अब अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो इसमें रिपीट कौन सी चीज हो रही है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो इसमें जो रिपीट हो रहा है, जरा ध्यान से देखना, मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ ब्लू लाइन से, OCH2O CO C6CO, ये वाली चीज रिपीट हो रही है, पहले यहाँ पे ये आया, फिर अगेन ये आगे रिपीट होगा, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये चीज होगी। अब इसको पता लगाने का तरीका क्या है कि रिपीटिंग यूनिट कैसे है, देखो ये तो बड़ा लंबा चौड़ा सा बनता है, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ ये आइडेंटिफाई करो कि जैसे मैंने पहला कंडेंस किया, जैसे मैं इसको कंडेंस कर रहा हूं, तो यहां से क्या जाएगा, यहां से H जाएगा, यहां से OH जाएगा, तो ये कंडेंस हो गया, ठीक है। कंडेंस होने के बाद में यहाँ पे मैं OH लिख देता हूँ पहला, ठीक, दिस इज OH, यहाँ पर COH। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर OH की कंडेंसेशन हुई थी, यहाँ पर H की हुई थी, तो ये H को हटा दो, ये OH को हटा दो, तो वो आपका क्या होगा, रिपीटिंग यूनिट होगा। मैं इसको फिर एक्सप्लेन करता हूँ, मैं पहले पहले ये मैकेनिज्म समझ में आ गया कि ये प्रोसीड कैसे करता है, हाउ इट प्रोसीड्स, ये मैकेनिज्म समझ में आया आपको कि ये रिएक्शन होती क्या, और ये बाय फंक्शनल क्यों होनी चाहिए, वाई इट शुड बी बाय फंक्शनल। अगर बाय फंक्शनल नहीं होंगे, सिंगल यूनिट होगा, तो ये कंडेंस हो जाएगा, उसके बाद में कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है, पर हम चाहते हैं कि रिएक्शन कंटिन्यू हो, तो देयरफॉर हमको बाय फंक्शनल ग्रुप चाहिए। हेलो, ये समझ में आया आपको। अब इसमें इसका जो रिपीटिंग यूनिट कैसे पता लगाना है उसको समझो, मैं दोबारा लिखता हूं इसको, OH CH2 OH प्लस COH C6H4 COH। अब यहां पर OH गया, यहां पर H गया, तो ये आपस में कंडेंस हो गए, कंडेंस होकर उन्होंने क्या बनाया, CH2 CO, सॉरी मैं गलत लिख दिया, दिस इज O, दिस इज CO C6H4 COH। जब भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए, आप पहला यूनिट कंडेंस कर लो, पहला आपने यूनिट कंडेंस कर लिया। अब उसके बाद देखो कि जब फर्दर कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, ये अल्कोहलिक ग्रुप है,
ये COH ग्रुप है, तो यहां से OH गया था, यहां से H गया था, तो यहां से OH को रिमूव कर दो, यहां से आप H को रिमूव कर दो। ठीक है, रिमूव करने के बाद में बचा क्या आपके पास में? ऐसे ऐसे करके इसको ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दो। तो दिस विल बी द रिपीटिंग यूनिट। नॉर्मली पूछते हैं व्हाट इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ टेरिलॉन और डेक्रोन, या व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टेरिलॉन। तो टेरिलीन या डेक्रोन का फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला ये नहीं है, इसका फार्मूला ये है। तो उसके लिए आपको रिपीटिंग यूनिट पता होना चाहिए। कोई भी आपको पॉलीमर आ गया, आपको उसका रिपीटिंग यूनिट निकालना आना चाहिए। तो इतना पता होना चाहिए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें से OH निकलता है, और अल्कोहलिक में से H, तो ये एस्टर लिंकेज फॉर्म होती है। फिर फर्दर यहाँ से OH को उड़ा दो, यहाँ से H को उड़ा दो, तो वो आपका रिपीटिंग यूनिट। अभी अमाइड का भी बताऊंगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है पॉलिएस्टर का, आगे डिटेलिंग में आएगी। पहले इसका मैकेनिज्म समझ में आया कि उसका मैकेनिज्म कैसा था एडिशनल का, उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था, चेन ग्रोथ था, दिस इज द स्टेप ग्रोथ, इसको स्टेप ग्रोथ बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। नाउ अब हमने करना है टाइप ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। तो उसमें सबसे पहले आपके आते हैं पॉलीएस्टर, नाम से क्लियर है पॉली एस्टर, तो यहाँ पर एस्टर लिंकेज होगी। दीज आर द पॉली कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डायोल्स। एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा, दूसरा डायोल होगा। दिस इन्वॉल्व द एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज आपको पता है CO, दैट इज द एस्टर लिंकेज। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? टेरिलीन, ग्लिप्टल। जो टेरिलीन या डेक्रोन है ये NCERT में है, जो ग्लिप्टल है दैट इज फॉर द JEE। पर दोनों ही करने हमने। तो सबसे पहले तो टेरिलीन की बात करते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल लिया या इथाइल ग्लाइकोल, उसको टेरिथाइलिक एसिड से रिएक्ट करवाया, तो दिस इज द टेरिलियन और डेक्रोन। पीछे हमने कर लिया डिटेल में इसको, तो अभी करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें इसका यूज क्या है, यूज पूछते हैं। जो टेरिलीन के यूजेस क्या होते हैं? टेरिलीन फाइबर जो है वो पॉलिस्टर ट्राइकॉट निट एज ए फैशन गारमेंट फैब्रिक है, मतलब फैशन गारमेंट फैब्रिक्स में यूज करते हैं। जैसे दीज आर द टेरिलीन फाइबर्स, ठीक है, ये टेरिलीन का कपड़ा है। तो इसको हार्डवेयर क्लोथ लाइक ड्रेसेस लाइक टॉयस्ट्री हो गया, रेनकोट हो गया, फ्लीस जैकेट हो गया, ड्रेस मटेरियल में यूज करते हैं। नॉन वोवन नीडल पंच्ड कारपेट विच इज पर्टिकुलर यूज्ड फॉर द एग्जीबिशन पर्पसेस, कारपेट के लिए इसको यूज करते हैं। लॉन्ड्री यूसेज में यूज कर लेते हैं। ऑटोमेटिक क्लोथिंग वैक्यूम पैकिंग मशीन, जो आपकी मशीन नहीं होती, उसको पैक करने के लिए जो कवर आता है वो टेरिलिन का बना होता है। तो दीज आर द यूजेस। फिर आता है ग्लिप्टल। ग्लिप्टल में करते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल यूज किया, और यहाँ पर हमने थैलिक एसिड को यूज किया। वी आर यूजिंग द थैलिक एसिड। अब जरा इसकी कंडेंसेशन रिएक्शन ध्यान से देखो। दिस इज द OH, CH2, CH2, OH। इसमें तो कोई फर्क है नहीं। अब फर्क कहाँ पे आता है? थैलिक एसिड में। टेरिथैलिक नहीं लिया, थैलिक लिया। तो इसको थोड़ा इस तरीके से बना लेता हूं मैं, बेंजीन को। COOH, COOH, ठीक है, दिस इज द बेंजीन। अब होगा क्या, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा। तो इसका फर्स्ट जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना दैट इज HO, CH2, CH2, O, CO, इज बेंजीन, और यहाँ पर COH। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ से OH ग्रुप जाएगा, यहाँ से H जाएगा, तो इनको हटा दो। तो बाकी क्या आ गया आपका, दैट इज द रिपीटिंग यूनिट। सो ग्लिप्टल का रिपीटिंग यूनिट ये हो गया। आपको इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए। बना तो आप लोगे, एक बार मेथोडोलॉजी सीख गए। तो ग्लिप्टल में होता गया थैलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकोल। अब इसके यूजेस क्या हैं? इसका जो मेजर यूज है, इट इज यूज फॉर मेकिंग द पेंट्स फॉर कोटिंग द मेटल्स एंड द लैकर्स। तो ये आपको दिख रहा है, दिस इज द ग्लिप्टल। तो ये लैकर्स क्या होता है बेसिकली, दिस इज सम काइंड ऑफ पॉलिश, इसको बोलते हैं ना, कि जो दरवाजों पे पॉलिश करनी होती है। तो पॉलिश इज द कॉमन नेम, लैकर इज द साइंटिफिक नेम। मेटल को कोट करना, पेंट बनाने के लिए यूज करना, तो उसमें ग्लिप्टल का यूज करते हैं। फिर आते हैं पॉलीअमाइड्स। नाम से क्लियर है कि इसमें अमाइड लिंकेज होगी, ठीक है। दीज हैव द अमाइड लिंकेज इन द चेन। दीज आर प्रॉपर्ली नोन एज द नायलॉन्स। इसको नायलॉन्स बोलते हैं।
तो जिसमें अमाइड लिंकेज या पेप्टाइड लिंकेज होती है। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइनो 6 एंड लाइनो 6 6। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो इसका नाम जो नायलॉन है वो क्यों पड़ा है, नाम को देख लेते हैं। जो ये फैब्रिक था, ये न्यूयॉर्क और लंदन, उसमें साइमल्टेनियसली डेवलप हुआ था। 1906 में हुआ था, मुझे ईयर याद नहीं है। तो न्यूयॉर्क या लंदन दोनों में एट वन टाइम ही डेवलप हुआ। तो किया क्या गया, एन ले लिया, यहाँ से वाई ले लिया, ठीक है, और यहाँ से एल ओ एन ले लिया, तो इसको बना लिया नायलॉन। अब ये 6 6 का मतलब क्या है उसको भी देख लेते हैं। जो इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हेक्सामिथिलीन डाइमाइन है और एडिपिक एसिड है। हेक्सामिथिलीन डाइमाइन क्या होता है, NH2CH2 6NH2। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 6, और एडिपिक एसिड में कार्बन कितने हैं, 6। तो दोनों में 6 6 कार्बन है, तो इसका नाम डाल दिया 6,6। ये 6 6 का मतलब है कि कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन दोनों जो डाइमाइन है, जो मिथिलीन माइन है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों में क्या है, 6 6। तो नाइलॉन 6 6 इसका नाम हो गया। तो बनता कैसे है, इस हेक्सा से डाइमाइन लिया, एडिपिक एसिड, इनकी कंडेंसेशन रिएक्शन से। अब जो कंडेंसेशन होनी है, जब अमाइड लिंकेज बनना है, तो यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, एक H यहाँ से गया, OH यहाँ से गया, तो क्या बना, इट इज NH2CH2 6NH CO4COOH। आपने पहला यूनिट जरूर बनाना है, बना लिया। अब इसके बाद में COH का कौन सा पार्ट जाएगा, OH जाएगा। ठीक है, तो OH को निकाल दो, ब्रैकेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दो, और इसका एक सिंगल H जाएगा, दोनों H नहीं जाएंगे, एक सिंगल H जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, NH। सो दिस विल बी द रिपीटिंग यूनिट, NHCH2C6 NHCO CH2 4CO। और इसमें अमाइड लिंकेज क्रिएट हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड द पॉली अमाइड। तो इसमें कई बार पूछते हैं इसका नाम कैसे आया, तो नाम का आपको सिग्निफिकेंस बता दिया कि व्हाट इज द 6 6 का मतलब क्या है, कि बोथ अमाइन एंड द एसिड कंटेन द 6 कार्बन एटम्स। फिर रिपीटिंग यूनिट पूछते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स पूछते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में इसका आता है यूजेस। इसके यूजेस क्या हैं, तो जो नायलॉन 6 6 होता है, ये वाटर प्रूफ इन नेचर होता है, तो इसको मशीन पार्ट्स बनाने के लिए, स्विमवेयर बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसको एयर बैग्स हो गया, कारपेट्स हो गया, रोप्स, होजेस, इसको बनाने में यूज करते हैं। ये आप देख रहे हो, दिस इज द नायलॉन 6 6 फाइबर्स। ठीक है, ये जो विंड शीट होती है उसको बनाने में यूज कर लिया, ये जैकेट्स को नॉर्मली ये स्विमवेयर्स बनाने में ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ये वाटर प्रूफ इन नेचर होते हैं। रोप्स बनाने में इसको यूज कर लेते हैं। तो दीज आर यूजेस ऑफ नायलॉन 6 6। फिर आता है नायलॉन 6। नायलॉन 6 कैसे बनता है, ये बनता है कैप्रोलैक्टम से। अब ये कैप्रोलैक्टम क्या चीज होती है, कैप्रोलैक्टम होता है आपका साइक्लिक अमाइड। दिस इज अ साइक्लिक अमाइड। इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर को खोल के बनाता हूं, तो इट इज CH2CO, NH, CH2, CH2, CH2। ठीक है, दिस इज द कैप्रोलैक्टम। अब क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं वाटर के साथ में, तो क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ से खुल गया। ओके, जस्ट 1 मिनट, यहाँ से नहीं खुला, सॉरी, ये बॉन्ड आ क्या होता है आपका यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से ये ओपन हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ, जहाँ पे इसको जब हमने ओपन किया, तो जब ये यहाँ से ओपन हुआ, तो दिस इज CH2, सॉरी, एक जगह यहीं से ओपन हो, हाँ यहाँ से ओपन, CH2 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 CONH। तो ये इसका क्या बन गया, रिपीटिंग यूनिट नाइनो 6 का। अब ये कैप्रोलैक्टम क्या है, ये आप एक सेकंड समझो कि साइक्लिक अमाइड होता है, जिसको हीट करते हैं वाटर के साथ में, तो इसकी क्या हो जाती है, इस तरीके से ब्रेकेज हो जाती है। तो ये आपका जो है, इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होती है। तो इसमें यही पूछेंगे, नाइलॉन 6 में इसका इंग्रेडिएंट क्या है, दैट इज द कैप्रोलैक्टम। उसको हीट करते हैं वाटर के साथ में, तो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट कन्वर्ट इनटू द पॉलीमेरिक लीनियर स्ट्रक्चर।
सो दिस इज द नायलॉन 6। और इसको जो इसका नाम है इसको बोलते हैं अमाइनो कैप्रोइक एसिड। अमाइनो कैप्रोइक एसिड, सॉरी कैप्रोइक एसिड का जो साइक्लिक अमाइड है, ठीक है, उसको बोला कैप्रोलैक्टम। उसको हमने वाटर के साथ में हीट किया तो नायलॉन 6 की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो नायलॉन 6 है इसका यूजेस क्या है, इसके यूज बहुत वास्ट है। क्या क्या यूजेस हैं, इट यूज एज अ थ्रेड इन द ब्रिसल्स फॉर द टूथब्रश। जो ब्रिसल्स होते हैं टूथब्रश के उसको बनाने में यूज करते हैं। गियर्स, फिटिंग एंड बेरिंग बनाने में यूज करते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। देखो जो गियर्स होते हैं, जो गाड़ियों के गियर्स होते हैं, वो इसके नहीं बने होते। जो छोटे मोटे टॉयज होते हैं उनके जो गियर्स हो गए या लाइट मशीन पार्ट्स हैं उसके गियर नायलॉन 6 के बने होते हैं। थ्रेड्स को रोप्स, फिलामेंट्स बनाने में यूज करते हैं, नेट्स बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। जो जालियां होती हैं फिशिंग के लिए जो यूज करते हैं उसमें उसको कर लेते हैं। गन फ्रेम्स बनाने के यूज करते हैं। सर्जिकल स्ट्रक्चर्स बनाने में यूज करते हैं। जो स्टिचेस नहीं होते उसको बनाने में इसका यूज करते हैं। स्ट्रिंग्स फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में यूज करते हैं। हॉजरीज एंड निटेड गारमेंट्स बनाने में यूज करते हैं। देखो कुछ और भी यूजेस हैं। ये नायलॉन नेकलेस हो गया, जिससे नायलॉन नेकलेस। ये जो है नायलॉन कॉम्बैट जैकेट, जो जो पुलिस फोर्सेस यूज करते हैं तो वो नायलॉन कॉम्बैट जैकेट यूज करते हैं, पर ये बुलेट प्रूफ नहीं है। ये सिर्फ आपको थोड़ा उससे बचा लेती है, अगर कोई पत्थरबाजी हो रही है तो उससे बचाने में यूज हो जाती है। ये नायलॉन बॉथ स्पॉन्ज हो गया, ब्लीडिंग कोड होगी। उसके बाद में फर्दर यूजेस हैं, वो आपको दिखाते हैं। इसके वैरायटी ऑफ यूजेस हैं। दिस इज अ नायलॉन ब्रीफ केस। ये मल्टी पॉकेट नायलॉन क्लॉथ हैंडबैग है, नॉर्मली माउंटेनियर्स यूज करते हैं इसको। नायलॉन वाटर वाटर होल्डर हो गया, सीडी केस हो गया, ठीक है। ये साइकिलिंग शूज हो गए। नायलॉन जैकेट होगी, ठीक है। नायलॉन बाईसाइकिल, नायलॉन फुल फिंगर ग्लव। नॉर्मली ये उस वहां पे यूज होता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंस होते हैं। नायलॉन रोप ये हो गया, ठीक है। ये है स्टिचेस। देखो ये स्टिचेस का फायदा क्या होता है, ये बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं, कई स्टिचेस को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जो बॉडी के अंदर है वो डिसॉल्व हो जाते हैं, तो ये इसका फायदा है। ये नायलॉन कन्वेयर बेल्ट होगी, ठीक है। नायलॉन स्ट्रैप हो गया, दिस इज नायलॉन स्ट्रैप, ठीक है। दिस फ्रेंडशिप बैंड्स हो गए, ओके। ये बेल्ट बकल हो गया। नाउ दीज आर द ब्रिसल्स। ये ब्रिसल्स हो गए, ओके। ये ब्रिसल्स हो गए, ठीक है। ये जो है नायलॉन, सब नायलॉन का बना हुआ है, नायलॉन 6 का, ठीक है। उसके बाद में आते हैं फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स। ये क्या है, ये बेकलाइट और जो मेलामाइन होता है पॉलीमर्स, वो होते हैं। सबसे पहले हम करते हैं फिनोल फॉर्मेलिड रेजिन, ठीक है। इसको बोलते हैं बेकलाइट, इंपॉर्टेंट है। अब इसको बनाते क्या है, बनाते कैसे हैं, हमने फिनोल लिया और फॉर्मेल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड बेसिकली फॉर्मलिन है। फॉर्मलिन हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया था एल्डिहाइड चैप्टर में। 40% एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज नोन एज द फॉर्मलिन। इसको हम अल्कलाइन मीडियम में मिक्स करते हैं, हल्का सा हीट करते हैं, तो होता क्या है, जो HCHO है ये यहाँ पर जाके कंडेंस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ CH2H, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो बनता क्या है, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल बनता है, दिस इज द इंटरमीडिएट। फिर इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। अब कंडेंसेशन रिएक्शन कैसी होती है उसको समझो। मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ। दिस इज द OH, CH2OH। और दूसरा मॉलिक्यूल में ड्रॉ कर रहा हूँ, OH, CH2OH। अब ध्यान से देखना, इसका यहाँ पे H है, इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन होगा, दिस इज OH। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होती है एंड दिस इज कनेक्टेड विद दिस कार्बन। तो बना क्या, इट इज OH, CH2, OH, CH2OH। अब फर्दर क्या होगा, यहाँ पर CH2H है, अगले वाले से जुड़ेगा, जाके जुड़ेगा। तो ऐसे ये चेन चलती जाएगी, ठीक है। जैसे CH2H अगले वाले से जाके जुड़ेगा तो इस किस्म की एक लीनियर पॉलीमर बन जाता है। इस लीनियर पॉलीमर को बोलते हैं नोवेलेक। इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, इट इज यूज इन द पेंट्स।
एक चीज का ध्यान रखना, दिस इज नॉट द बैकेलाइट, ये बैकेलाइट नहीं है। दिस इज द लीनियर पॉलीमर विच इज कॉल्ड द नोवेलैक। दिस इज नॉट बैकेलाइट, इट इज नोवेलैक विच इज यूज इन द पेंट्स। ये पेंट्स का इंग्रेडिएंट्स है। फिर उसके बाद में जब ये लीनियर पॉलीमर तैयार हो गया, इसको फिर एक्सएचओ के साथ में हीट करते हैं। तब क्या होता है, अब तब क्या होगा उसको देखो। नाउ दिस इज वन थिंग। अब नीचे भी आपके पास में एक लीनियर जेल ऐसे चल रही है। दिस इज द CH2OH और यहाँ पर OH है। अब देखो, यहां से OH, यहां से H, ये कंडेंसेशन हो गया, यहां से H। ठीक है, तो यहां पर भी एक क्रॉस लिंकेज बनेगी। नाउ दिस इज CH2, दिस इज CH2। इस किस्म की एक क्रॉस लिंकेज वाला प्रोडक्ट आपका तैयार हुआ। ओके, तो जब ये यहाँ पर ऐसा तैयार हुआ तो ये एक किस्म का क्रॉस लिंक पॉलीमर बन गया। एक तो लीनियर चेन आपकी यहाँ पर है, एक लीनियर चेन यहाँ पे है, और बीच में यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग आपकी डेवलप हो रही है। तो सच टाइप ऑफ क्रॉस लिंक पॉलीमर इज कॉल्ड द बैकेलाइट। दिस इज कॉल्ड द बैकेलाइट। यहाँ पे एक चीज ना मिस होगी, एक चीज यहाँ पर ये भी होती है कि ये जो वन ऑफ द प्रोडक्ट जो होता है वो ये भी होता है OH, CH2OH, CH2OH। नाउ वन ऑफ द प्रोडक्ट ये भी बनता है, इसमें दोनों साइड पे सब्स्टिट्यूशन होती है। तो ये जो ये वाला, दिस इज द थिंग, ये आपका डाई सब्स्टिट्यूशन वाला है कि ऑर्थोपोजिशन में भी CH2OH है और पैरापोजिशन में भी CH2OH है। तो यहाँ पर एक क्रॉस लिंकिंग आपकी डेवलप होगी, यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग। जरूरी नहीं कि हर पॉइंट पे क्रॉस लिंकिंग डेवलप हो। देयर विल बी वन लीनियर चेयर हेयर, देयर विल वन लीनियर चेयर हेयर। कई पॉइंट्स पे यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग डेवलप हो जाएगी। जब क्रॉस लिंकिंग डेवलप होगी तो इट विल बी ए वेरी वेरी हार्ड सॉलिड। इसकी डेंसिटी बहुत हाई होगी और ये हार्ड सॉलिड होगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैकेलाइट। दिस इज वन लीनियर स्ट्रक्चर, वन लीनियर स्ट्रक्चर एंड विद सम क्रॉस लिंकिंग। हर पॉइंट पे क्रॉस लिंकिंग जरूरी नहीं है, बट एट सम पॉइंट्स देयर विल बी क्रॉस लिंकिंग। नाउ इस बैकेलाइट का यूज किया है। पहली बात तो जो नोवेलैक था उसका मैंने आपको यूज बता दिया था कि वो पेंट्स में यूज होता है। अब बैकेलाइट के यूजेस करते हैं। जो बैकेलाइट होता है वो गुड इंसुलेटर होता है। तो जितने भी नॉन कंडक्टिव पार्ट्स ऑफ रेडियो एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है वहां पे यूज होता है, लाइक स्विचेस, ऑटोमोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन कैप्स, इंसुलेशन ऑफ वायर सॉकेट्स, क्लॉक्स बनाने में, बटन बनाने में, वॉशिंग मशीन टॉयज, वॉशिंग मशीन में, टॉयज में, किचन वेयर में यूज होता है। तो वाइब्रेंट, इसकी डिफरेंट कलर्स का बनता है, तो इसको वाइब्रेंट एंड अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स बनाने में यूज करते हैं। देखो बेंगल है, दिस इज अ बेंगल। ये हैंडल्स ऑफ नाइफ्स हो गया। ठीक है, ये जो है डाइस का हो गया। ये टेलीफोन बैकलाइट का होता है। जो स्विचेस होते हैं वो भी कई बैकलाइट्स के होते हैं। ठीक है, ये बैकलाइट का बना हुआ है। पेन के कुछ पार्ट बैकलाइट्स के होते हैं। दीज आर किचन वेयर्स फॉर्म ऑफ द बैकलाइट। तो जहां पे नॉन कंडक्टिव पार्ट होगा, और इवन जो प्रेशर कुकर के हैंडल्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, उनके हैंडल्स हैं, वो सारे बैकलाइट के बने होते हैं। उसके बाद में आता है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। जो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है वो कंडेंसेशन प्रोडक्ट है मेलामाइन का, विच इज ए हेटेरोसाइक्लिक ट्राइमाइन विद फॉर्मेल्डिहाइड। देखो मेलामाइन क्या है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मेलामाइन। एन डबल बॉन्ड, एन डबल बॉन्ड, मतलब बीच में सी लगा हुआ है, इसलिए सी। और सी के साथ में NH2 है, तो दिस इज द हेटेरोसाइक्लिक ट्राइअमाइन। तीन NH2 लगे हुए हैं। उसको HCHO के साथ में हमने क्या किया, हीट किया। जब मेलामाइन को HCHO से हीट करते हैं तो ये इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, दिस इज NH2 NH2। यहाँ पर ये जो NH और HCHO है ये आपस में कंडेंस होकर NHCH2H बना लेते हैं। उसके बाद में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है। यहाँ से H निकल गया, यहाँ से H निकल गया, दिस इज NHCH2। तो ये मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर होता है। ओके, दिस इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर।
अब इसके यूजेस इंपॉर्टेंट है। यूजेस क्या है कि इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ किचन वेयर, लैमिनेट्स, ओवरले मटेरियल्स, पार्टिकल बोर्ड एंड फ्लोर टाइल्स। इसको पेंट्स, प्लास्टिक और पेपर में भी यूज कर लेते हैं। जो अनब्रेकेबल क्रॉकरी जिसको बोलते हैं, लाइक दिस, ठीक है, ये बोन चाइना नहीं है, दिस इज बोन चाइना तो टूट जाती है, ये अनब्रेकेबल जो क्रॉकरी होती है जो गिरने पे टूटती नहीं है, तो वो सारी मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड की बनी होती है। ठीक है, तो इवन जो ये फ्लावर वेज होते हैं कई, वो भी इसके बने होते हैं। तो दिस इज द यूज ऑफ मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। आगे चलते हैं। उसके बाद में आती है रबर्स। रबर्स दो टाइप की होती है, नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर्स। तो सबसे पहले आती है नेचुरल रबर। तो जो नेचुरल रबर होती है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। देखो जो नेचुरल रबर क्या होती है, अगर आपने कभी डिस्कवरी चैनल देखा है तो उसमें रबर ट्री जरूर देखा होगा। रबर ट्री में वो एक कट लगाते हैं, तो उसमें व्हाइट कलर का एक फ्लूइड निकलता है, उसको बोलते हैं रबर लेटेक्स। वो क्लाइडल सोल्यूशन होता है, दैट इज द क्लाइडल सोल्यूशन ऑफ रबर इन वाटर। तो बाद में उसको कोगुलेट कर लेते हैं, तो रबर मिलती है हमको। ठीक है, वो क्या होती है, दैट इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। ये दिस इज आइसोप्रीन, उसका वो पॉलीमर होती है। पॉलीमर से जब उसकी पॉलीमराइजेशन करते हैं तो बनता क्या है उसमें, उसमें सिस आइसो पॉलीप्रीन बन गया, कुछ इस किस्म की कंपाउंड बनता है। इस किस्म का आपका कंपाउंड बनता है, सिस पॉली आइसोप्रीन बोलते हैं उसको। सो ये जो सिस पॉली आइसोप्रीन होता है, सीस का मतलब क्या है, जो CH2 ग्रुप्स हैं वो डबल बॉन्ड के एक साइड आ रहे हैं। तो जो सिस पॉली आइसोप्रीन है, दिस इज द नेचुरल रबर। अगर कोई आपसे पूछे ना व्हाट इज द नेचुरल रबर, तो आइसोप्रीन इज नॉट द नेचुरल रबर। जो सिस पॉली आइसोप्रीन है, इट इज द नेचुरल रबर। इसका मोनोमर क्या है, आइसोप्रीन इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। तो जो नेचुरल रबर होती है वो कोई बहुत ज्यादा यूजफुलनेस नहीं होती, द रीजन बीइंग इट इज वेरी सॉफ्ट। दूसरी इसकी वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी होती है, वाटर से खराब हो जाती है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो उसकी क्वालिटीज को इम्प्रूव करने के लिए हम प्रोसेस लेते हैं जिसका बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो व्हाट इज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, जो प्रोसेस ऑफ हीटिंग नेचुरल रबर विद सल्फर टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टीज कॉल्ड वल्कनाइजेशन। ये 9th-10th में किया होगा। हम जो नेचुरल रबर है, दिस इज अ नेचुरल रबर, इसको सल्फर के साथ में हीट करते हैं। तो उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा ये होता है कि इसमें कुछ क्रॉस लिंक्स डेवलप हो जाते हैं। जो सल्फर होता है, दिस इज द चेन, दिस इज द चेन, दिस इज द चेन, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, लंडन फोर्सेस हैं विच आर नॉट वेरी स्ट्रांग। ठीक है, क्योंकि रबर इलास्टोमर है तो उसमें लंडन फोर्सेस होने हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ क्रॉस लिंक्स को डेवलप कर लिया। अब ये क्रॉस लिंक से फायदा क्या हुआ, ये चेन आपस में क्लोज आ गई। यहाँ पर तो सिर्फ लंदन फोर्सेस ही थे, अब यहाँ पर इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड्स आ गए विच इज वेरी वेरी स्ट्रांग। तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये काफी स्ट्रांग होगी। जो इसकी पुअर इलास्टिसिटी थी, नाउ इट इज ए वेरी गुड इलास्टिक मटेरियल। तो इसका फायदा क्या है, फायदा ये है कि इसकी क्वालिटीज इंप्रूव होगी, वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होगी, हार्ड हो गया, इलास्टिसिटी इंप्रूव होगी। तो इसको टायर्स बनाने में यूज कर सकते हैं, जहां पे टेम्परेचर हाई है वहां पे यूज कर सकते हैं, सील बनाने में यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द यूज ऑफ वल्कनाइज्ड रबर। तो इसमें कोई डिफरेंशिएशन कर लेते हैं कि क्या, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन पॉइंट। जो नेचुरल रबर होती है सॉफ्ट एंड स्टिकी होती है, जो वल्कनाइज्ड रबर होती है वो आपकी हैंड नहीं होती, हार्ड एंड नॉन स्टिकी होती है। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इसकी इलास्टिसिटी होती है, इसकी हाई इलास्टिसिटी होती है। इट कैन बी यूज ओवर ए नैरो टेम्परेचर रेंज, 10 to 60 डिग्री सेल्सियस यूज कर सकते हैं। एट द हायर टेम्परेचर डिकम्पोजेस, जबकि इसको आप -40 to 100 डिग्री सेल्सियस पे यूज कर सकते हैं। लो वियर एंड टीयर रेजिस्टेंस, इसकी हाई वियर एंड टीयर रेजिस्टेंस है। इट इज सॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, कार्बन टेट्राक्साइड, पेट्रोल।
और ये इंसोल्यूबल है सारे के सारे कॉमन सॉल्वेंट्स में, तो ये ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि अगर हम इसको सपोज करो पेट्रोल या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में यूज करते हैं एज ए सील, तो वो तो इसमें डिजोल्व भी हो जाएगी, जबकि इसने डिजोल्व होना नहीं है। तो वल्कनाइज्ड रबर इज द बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू नेचुरल रबर। आगे चलते हैं। फिर आती है सिंथेटिक रबर्स। सिंथेटिक रबर्स का मतलब क्या है, जो लेबोरेटरी में हम बनाते हैं। तो सबसे पहले उसमें आती है नियोप्रीन रबर। तो इसको कैसे बनाते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन टू क्लोरोब्यूटा 1,3-डाइन। दिस इज द टू क्लोरोब्यूटा 1,3-डाइन। इसको हमने पॉलीमराइज किया बाय हीटिंग विद सम पेरोक्साइड, तो नियोप्रीन फॉर्मेशन होगी। अब ये नियोप्रीन के फायदे क्या हैं? ये नेचुरल रबर के मुकाबले में ज्यादा इलास्टिक होती है, ठीक है। वाटर जो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है उसकी कम होती है। तो इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? नॉर्मली सील्स बनाने में यूज कर लेते हैं इसको, और जो गैस्केट्स बनाने में यूज करते हैं। गैस्केट्स आप जानते हैं, गैस्केट्स क्या होती है, जहां पे लीकेज रोकनी है कोई, ठीक है, वाटर की फ्लो है या फ्लूइड फ्लो है, उसके लीकेज को रोकने के लिए गैस्केट्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद में आती है ब्यूना एस। ब्यूना एस का मतलब क्या है, इसको पहले तो समझते हैं। ब्यूटाडाइन प्लस टीरीन। तो यहां से ब्यू, ठीक है ना, यहाँ पे एस निकल के आता है। तो ब्यूटाडाइन को जब स्टेरिन के साथ में हमने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट लाइक पेरोक्साइड, तो हमें ब्यूना एस मिला। अब इसको ध्यान से देखो, ये करेक्शन कैसे हुई। इट इज CH2CH। ये दोनों इसके मोनोमर है। अब हुआ क्या, यहाँ से डबल बॉन्ड हटा, यहाँ से हटा, यहाँ से हटा, बीच में आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया। सो दिस इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ब्यूना एस। अब इस ब्यूना एस के फायदे क्या हैं? जो ब्यूना एस होती है, ये जो होती है ऑयल रेजिस्टेंस होती है। दिस इज द ऑयल रेजिस्टेंस इन नेचर। तो अगर ये ऑयल रेजिस्टेंस इन नेचर है, तो इसको हम गैस कट्स और सील बनाने में यूज करते हैं। जहां पर भी जैसे वाटर, जैसे पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है, तो वहां पे हमने अगर पेट्रोल या डीजल टैंक को सील करना है, तो वहां पे हमें एक ऐसी वो चाहिए, रबड़ चाहिए कि जो उसमें डिजोल्व ना हो। तो वो ब्यूनाइज वहां पे काम करती है। दूसरा, ये हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, हाई टेम्परेचर के साथ में विदस्टैंड कर जाती है। तो गैस्केट सील्स फॉर पेट्रोल एंड डीजल इंजन बनाने में इसको यूज करते हैं। फिर इसके साथ में दूसरी आती है ब्यूना एन, ठीक है। ब्यूना एन क्या होती है? ब्यूटाडाइन और एक्राइल नाइट्राइल, इसको हम हीट करते हैं साथ में, तो ब्यूना एन बनती है। दिस इज नॉट ब्यूटा, दिस इज ब्यूना एन। अब इसका यूज क्या है? इसको हम, ये काफी हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है और वाटर रेजिस्टेंस होती है, तो इसको हम जो गैस्केट्स हैं एंड सील्स जहां पे वाटर यूज होता है, एक एग्जांपल बताता हूँ कि जो प्रेशर कुकर्स होते हैं, जो प्रेशर कुकर्स की रबड़ होती है, जो राउंड सी रबड़ होती है, जो सील करती है उसको, ताकि जो स्टीम है वो निकले ना, तो वहां पे इसको बनाने में यूज करते हैं। दूसरा, इसको जो स्टीम इंजन होते हैं वहां पे बनाने में इसको यूज करते हैं।
ठीक है, फिर ये खत्म होता है, फिर उसके बाद में आते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं? देखो, मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। वो जो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हैं वो उनको डिग्रेडेबल नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे पॉलीमर्स डेवलप किए गए हैं कि विच आर डिग्रेडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद इन अ सुटेबल पीरियड। तो ताकि जो इन्वायरमेंट है उस पर कोई इफेक्ट ना हो। तो दो टाइप के पॉलीमर्स हैं। वन इज अ पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, पीएचबीवी बोलते हैं इसको। नाम ही बड़ा खतरनाक है, पर ये याद करना पड़ेगा, पूछा गया है। तो पीएचबीवी इज द पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। और दूसरा है नाइलॉन टू नाइलॉन 6। तो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट कैसे बनता है? सो दिस इज द 3 हाइड्रोक्सी एसिड। वन इंग्रेडिएंट इज दिस 3 हाइड्रोक्सी एसिड। अब इसमें COH लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, दो फंक्शनल ग्रुप। और दूसरा है 3 हाइड्रोक्सी एसिड, COH OH। तो इसको हमने कंबाइन किया। अब जरा कंडेंसेशन रिएक्शन को ध्यान से देखना। यहाँ पे COH है, ठीक है, यहाँ पर OH है। ओके, तो इसका OH और इसका H, ठीक है। तो कंडेंसेशन इसकी किसके साथ में हुई? इसके साथ में हुई। तो ये जो CH2CH3 है, इस C के साथ में यहाँ पर आ गया। मैं इसको दोबारा समझाता हूँ आपको, ध्यान से लिंकेज देखना। OH इसका गया, H इसका गया, ठीक है। तो जो ये CO है, ठीक है, ये किसके साथ कनेक्ट हुआ? इसके साथ। ये कनेक्ट है CH के साथ में, फिर ये CH2CH3 के साथ में कनेक्टेड है। तो दिस इज द एस्टर लिंकेज CO। देखो, CH2CH3 आगे जा रहा है, और इसके CH के साथ में दिस इज द C, इसके साथ में CH2CH3 अटैच है। ओके, फिर आगे इसमें CH2CO आ गया। अब जब ये COH बनेगा, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से इसका H जाएगा। सो दिस इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ PHB, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। अब ये नाम कहाँ से आया? नाम आप ये मान के चलो कि इसमें ब्यूटरेट और वेलरेट ये कॉमन नेमिंग से आते हैं, कि यहाँ पर आपने ब्यूटनोइक एसिड से ब्यूटरेट आ गया और 5 वाला है तो उसको वेलरेट का नाम दे दिया। तो इस तरीके से इसका नाम है, नाम आपको याद करना पड़ेगा इसका। अब इसके यूजेस क्या है? यूजेस इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो इसको कंट्रोल्ड पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स में यूज करते हैं। यूजेस क्या है? इट इज यूज इन द कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग्स। भाई, कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग्स का मतलब क्या है? जो कैप्सूल्स होते हैं ना, दिस इज द कैप्सूल। तो कैप्सूल के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, दैट इज अ मेडिसिन। पर व्हाट इज दिस पार्ट जो इसकी कवरिंग होती है? ये कवरिंग होती है पीएचबीवी की। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर वो उसको हार्म नहीं करते, ठीक है। नॉर्मली जो दूसरा आपकी जैसे पैरासीटामोल है या दूसरा क्रोसिन है गोली, तो उस पर कोई कवरिंग नहीं होती। पर जो कैप्सूल है उसके ऊपर कवरिंग होती है। दैट कवरिंग शुड नॉट बी ऑफ प्लास्टिक। वो प्लास्टिक कवरिंग नहीं हो सकती, अदरवाइज ह्यूमन बॉडी को हार्म करेगी। तो ये जो कवरिंग होती है दैट इज ऑफ द पीएचपीपी। सेकंड इसका यूज होता है जो ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस होते हैं, वो भी जो रैप्ड होते हैं, इट कम्स अंडर द पीएचबीवी। वो भी उसको ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस को पीएचबीवी के अंदर ही रैप करते हैं। तो दिस इज द यूज ऑफ दिस पीएचबीवी। फिर सेकंड आता है नाइलॉन टू लाइनॉल 6। तो इट इज अ पॉलीमाइड कोपॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन, NH2CH2COH। ग्लाइसिन और जो अमाइनो कैप्रोइक एसिड है, NH2CH25COH, उसका ये पॉलीमाइड कोपॉलीमर है। ये भी बायोडिग्रेडेबल होता है। तो दिस इज ग्लाइसिन, दिस इज अमाइनो कैप्रोइक एसिड। इनकी कंडेंसेशन रिएक्शन करवाई, तो यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया। सो दिस इज द नाइलॉन टू लाइनोल 6, ये बना। देखो फर्दर यहाँ पे H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा। सो दिस विल बी द नाइलॉन टू लाइनोल 6 पॉलीमर्स। तो ये भी आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। इसके सेम यूजेस है जो पीएचबीवी के होते हैं, मतलब इट कैन बी यूज एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर पीएचबीवी। थोड़ा ये सस्ता होता है, इट इज ए चीपर देन द पीएचबीवी। सेम यूजेस है जो पीएचबीवी के है।
ओके, कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं, उनको कर लेते हैं। सबसे पहले है पॉलीप्रोपीन। इसका मोनोमर क्या होता है? दैट इज द प्रोपीन। तो उसकी पॉलीमराइजेशन से बनता है। ये एडिशन पॉलीमर है, दिस इज द एडिशन पॉलीमर। अब इसके यूजेस इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका मोनोमर क्या है, दूसरा इसके यूजेस क्या है। ये टेक्सटाइल एंड फूड्स के लिए बनाने में यूज होता है, फूड पैकेजिंग के लिए। फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ लाइनर्स ऑफ बैग्स, लाइनिंग ऑफ मटेरियल फॉर टीवी कैबिनेट्स एंड रेफ्रिजरेटर्स। लाइनिंग क्या होती है? लाइनिंग का मतलब है कि जो आउटर में उसको कवर करना है, वो पॉलीप्रोपिलीन से करते हैं। रोप्स, फाइबर्स, हीट श्रिंकेबल रैप्स फॉर रिकॉर्ड्स एंड अदर आर्टिकल्स बनाने में यूज करते हैं। फॉर मेकिंग द ऑटोमोबाइल मोल्डिंग, सीट कवर्स, कार्बेट फाइबर्स, इसको बनाने में यूज करते हैं। पॉलीस्टाइरीन, दिस इज द स्टाइरीन। इसकी पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो ये एडिशन पॉलीमर ही बनता है इसका। दिस इज द एडिशन पॉलीमर। इसको हम हॉट ड्रिंक कप्स, टॉयज, कॉम्स बनाने में यूज करते हैं। फॉर मेकिंग द रेडियो एंड टेलीविजन बॉडीज, इंसुलेटर, रैपिंग मटेरियल बनाने में यूज करते हैं। टाइल्स बनाने को यूज करते हैं इसको, फॉर कवरिंग द सीलिंग एंड फ्लोर्स। फिर आता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। ठीक है, इसका जो मोनोमर है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, दिस इज अ विनाइल क्लोराइड। तो इसकी जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो ये चीज बनती है। इसको रेन कोट्स बनाने में, कर्टेन क्लोथ्स बनाने में, टॉयज बनाने में यूज करते हैं। आर्टिफिशियल फ्लोरिंग इसमें यूज करते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल है जो पीवीसी, जो वो होती है, जैसे जो आपकी वायर्स है घर में हम यूज करते हैं, उसकी जो कवरिंग होती है, दैट इज ऑफ पीवीसी। इसको ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स बनाने में यूज करते हैं। अब एक चीज याद रखना, वो तो सॉफ्ट होती है जो हम वायर्स बनाने में यूज करते हैं, बट जो फाइन क्वालिटी ऑफ पीवीसी है दैट इज हार्ड। तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड आज की डेट में तो यूज ही नहीं होते, कुछ शौकिया लोग यूज करते हैं। तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनाने में इसको पहले यूज करते थे। फिर आता है पॉलीमिथाइल मिथा एक्राइलेट, PMMA। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है जेई मेंस में। शॉर्ट फॉर्म इज PMMA। इसका मोनोमर क्या है? दिस इज द मिथाइल मेथा एक्राइलेट। तो होता ही एडिशन पॉलीमर है। इसकी पॉलीमराइजेशन के बाद स्ट्रक्चर ये बनती है। अब इसका यूज इंपॉर्टेंट है। यूज क्या है? इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ लेंसेज, ट्रांसपेरेंट डॉम्स एंड स्काईलाइट्स, डेंचर्स, एयरक्राफ्ट विंडोज एंड प्रोटेक्टिव कोटिंग्स। जो एयरक्राफ्ट के विंडोज होते हैं उसको बनाने में इसका काफी यूज है। डॉम्स बनाने में इसको, जो ट्रांसपेरेंट डॉम्स होते हैं कि बिल्डिंग में लगे होते हैं, उसको बनाने में यूज होते हैं। डेंचर्स बनाने में, जो आर्टिफिशियल डेंचर्स होते हैं उसको बनाने में यूज करते हैं इसको। इसका जो कमर्शियल नेम है, आपने लिखा होगा, देखा होगा गाड़ियों पे लिखा होता है प्लेक्सी ग्लास, या पर्सपेक्स कहीं लिखा हो देखा होगा, तो दैट इज अ PMMA। ल्यूसाइट, एक्रोलाइट, कई बार जगह ये जो गाड़ियों के जो शीशे होते हैं, जो फाइन ऑडी है या मर्सिडीज हैं, जो एक्सपेंसिव हैं, उनके जो विंडोज, जो उनके ग्लासेस होते हैं, उसको बनाने में भी इसका यूज करते हैं। एक्सपेंसिव होता है। फिर है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड की जो कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन होती है, उससे ये यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनता है। पीछे हमने बैकलाइट फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन किया था, दिस इज द यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। इसका सेम यूज है जो बैकलाइट उसका होता है, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड का। ये अनब्रेकेबल कप्स बनाने में, प्लेट्स बनाने में, लेमिनेटेड शीट्स बनाने में यूज होता है। ग्लिप्टन हमने पीछे किया था, ये बनता है इथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड की कंडेंसेशन से। तो दिस इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर, दिस इज ए एडिशनल, दिस इज द कंडेंसेशन, दिस इज ऑल्सो द कंडेंसेशन। ये फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड लैक्स बनाने में यूज होता है। दिस इज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बिल्डिंग मटेरियल बनाने में यूज होते हैं इसको। तो दीज आर द यूजेस। देखो ये जेई उसमें नहीं पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी में आपको, जो सीबीएसई का एग्जामिनेशन, क्या उसमें तो ये आ ही नहीं रहा आपको सिलेबस में, बट जेई मेंस में इसके यूजेस पूछे गए हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे इसके जेई मेंस के, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इतना है कि जैसे ये दिस इज द पॉलीमर, तो नाम से क्लियर है यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड का बना हुआ है। और इसका रिपीटिंग यूनिट क्या है? दिस इज द रिपीटिंग यूनिट, ये पता होना चाहिए। फिर इसके यूज क्या होंगे वो पता होना चाहिए। सो दिस इज ओनली द यूजेस विच आर इंपॉर्टेंट।
और कुछ स्पेसिफिक जैसे पीएमएमए, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तो जब क्वेश्चन करेंगे तब इस पे इसके यूज के बारे में ज्यादा आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो इसके एमसीक्यूज हम बाद में करेंगे।